अध्याय 31। हॉगवर्ट्स की जंग। बड़े हॉल की जादुई छत अंधेरे और सितारों से भरी थी। इसके नीचे 4 लंबी हाउस टेबलों पर अस्त व्यस्त विद्यार्थी बैठे थे, जिनमें से कुछ यात्री चोगे पहने थे और बाकी ड्रेसिंग गाउन में थे। यहाँ वहाँ स्कूल के भूतों की मोती जैसे सफेद आकृतियां चमक रही थी। हर जिंदा या मुर्दा आंख प्रोफेसर मैगोनिकल पर टिकी थी, जो हॉल के ऊंचे मंच से बोल रही थी। उनके ठीक पीछे बाकी टीचर्स खड़े थे, जिनमें फिरेंज नाम का सेंटोर और मायापंची के समूह के सदस्य भी थे, जो लड़ने के लिए वहां आए थे। बाहर निकलने की प्रक्रिया की देखरेख मिस्टर फिल्च और मैडम पॉम्फ्री करेंगे। प्रीफेक्ट्स, मेरा आदेश मिलते ही आप लोग अपने हाउस के विद्यार्थियों को व्यवस्थित करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से निकासी बिंदु से उन्हें निकालने का काम करेंगे। कई विद्यार्थी दहशत में नजर आने लगे। बहरहाल जब हैरी ने रॉन और हर्माइनी को देखने के लिए दीवार के पास से गुरुद्वार की टेबल पर निगाह डाली, तो मेहनतकश का अर्नी मैकमिलन खड़े होकर चिल्लाया, और अगर हम रुक कर लड़ना चाहें? प्रशंसा की बुदबुदाहटें सुनाई दी। अगर तुम बालिग हो तो यहाँ रुक सकते हो, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा। और हमारा सामान? चीलघाट टेबल से एक लड़की बोली। हमारे संदूक, हमारे उल्लू? हमारे पास सामान बटोरने का वक्त नहीं है, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम लोग यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाओ। प्रोफेसर स्नेप कहाँ है? नागशक्ति की टेबल से एक लड़की चिल्लाई। अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो वे 9 2 11 हो चुके हैं, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने जवाब दिया, और गुरुद्वार, मेहनतकश तथा चीलघाट हाउसों की टेबलों से हर्ष ध्वनि सुनाई दी। हैरी गुरुद्वार की टेबल के पास से होता हुआ हॉल में आगे बढ़ा। वह अब भी रॉन और हर्माइनी की तलाश कर रहा था। उसके गुजरते समय चेहरे उसकी दिशा में मुड़े और फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। हम पहले ही महल के चारों तरफ सुरक्षात्मक इंतजाम कर चुके हैं, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा, लेकिन वे ज्यादा समय तक कारगर नहीं रहेंगे जब तक कि हम उन्हें दोबारा न करें। इसलिए मैं विद्यार्थियों से आग्रह करती हूँ कि वे जल्दी और शांति से यहाँ से चले जाएं। और हाँ, जैसा तुम्हारे प्रीफेक्ट्स कहें वैसा ही करना। लेकिन उनके आखिरी शब्द डूब गए, क्योंकि हॉल में किसी और की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज ऊंची, ठंडी और स्पष्ट थी। यह कहना मुश्किल था कि यह कहाँ से आ रही है। यह दीवारों से आती लग रही थी, भयंकर काल दृष्टि की तरह। यह आवाज भी जैसे सदियों से वहीं बंद थी। मैं जानता हूँ, तुम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हो। विद्यार्थियों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिनमें से कुछ एक दूसरे को पकड़ रहे थे और दहशत में आवाज के स्रोत की तलाश कर रहे थे। तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। मैं हॉगवर्ट्स के टीचर्स का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं जादुई खून नहीं बहाना चाहता हूँ। हॉल में अब खामोशी छा गई थी। यह खामोशी कान के पर्दों पर दबाव डाल रही थी और इतनी विराट थी कि दीवारों में नहीं समा सकती थी। हैरी पॉटर को मेरे हवाले कर दो, वोल्डेमॉर्ट की आवाज आई। तो मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हैरी पॉटर को मेरे हवाले कर दो तो मैं स्कूल को छूऊंगा तक नहीं। हैरी पॉटर को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। तुम्हारे पास आधी रात तक का समय है। खामोशी एक बार फिर छा गई। वहां मौजूद हर सिर और आंख हैरी की ओर मुड़ी। उसे लग रहा था कि वह हजारों अदृश्य नजरों से जकड़ा हुआ था। फिर नागशक्ति की टेबल से एक आकृति उठी और हैरी पहचान गया कि वो पेंसी पार्किंसन थी। वह कांपता हुआ हाथ उठाकर चिल्लाई, वह वहां है, पॉटर वहां है, कोई उसे पकड़ लो। हैरी कुछ बोल पाए इससे पहले ही काफी हलचल हो गई। उसके सामने के गुरुद्वार के विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए थे और उनके मुंह हैरी की तरफ नहीं बल्कि नागशक्ति के विद्यार्थियों की ओर थे। फिर मेहनतकश के विद्यार्थी खड़े हुए और लगभग उसी समय चीलघाट के विद्यार्थी भी। उन सभी की पीठ हैरी की तरफ थी और वे सभी पैंसी को देख रहे थे। हैरी यह देखकर हैरान और अभिभूत हो गया कि चोगों या आस्तीनों के नीचे से हर तरफ छड़ियां निकल रही थीं। धन्यवाद मिस पार्किंसन, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने रूखी आवाज में कहा। तुम सबसे पहले मिस्टर फिल्च के साथ बाहर जाओ। तुम्हारा बाकी का हाउस तुम्हारे पीछे जा सकता है। हैरी को बेंच सरकने की आवाज आई। नागशक्ति के विद्यार्थी हॉल के दूसरे सिरे पर लाइन बनाकर बाहर निकल रहे थे। चीलघाट के विद्यार्थियों, अब तुम्हारी बारी है, प्रोफेसर मैकगोनिकल चिल्लाई। धीरे धीरे चारों तरफ टेबलें खाली हो गईं। नागशक्ति की टेबल बिल्कुल खाली थी। चीलघाट के कुछ बड़े विद्यार्थी अपनी जगह पर बैठे रहे, हालांकि उनके काफी सारे साथी बाहर निकल गए थे।
मेहनत कश के तो और भी ज्यादा विद्यार्थी पीछे रुके थे। गरुड़ द्वार के तो आधे विद्यार्थी अपनी जगह पर बैठे थे, जिस वजह से प्रोफेसर मैगोनिकल को नाबालिगों को बाहर भेजने के लिए टीचर्स के मंच से उतरकर नीचे आना पड़ा। बिल्कुल नहीं क्रीवी, जाओ, और तुम भी पीक्स। हैरी जल्दी से वीजली परिवार के पास पहुंच गया, जो गुरुद्वार की टेबल पर बैठा था। रोना हमाइनी कहाँ है? तुम्हें नहीं मिले? मिस्टर वीजली ने चिंतित दिखते हुए कहा। लेकिन वे चुप हो गए जब किंग्सले रुके लोगों को संबोधित करने के लिए ऊंचे मंच पर आगे बढ़ा। आधी रात में आधे घंटे का समय ही बचा है, इसलिए हमें तेजी से काम करना होगा। हॉगवर्ट्स के टीचर और मायापंची के समूह ने मिलकर युद्ध की योजना बना ली है। प्रोफेसर फिल्टविक, स्प्राउट और मैगोनिकल योद्धाओं के समूह को सबसे ऊंचे 3 मीनारों, चीलघात, खगोलशास्त्र और गरुड़द्वार पर ले जा रहे हैं। वहां से उन्हें हर तरफ का अच्छा दृश्य दिखेगा और इतनी ऊंचाई से वे मंत्रों का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। इस दौरान रीमस, उन्होंने ल्यूपिन की ओर इशारा किया, आर्थर, उन्होंने गुरुद्वार की टेबल पर बैठे मिस्टर वीजली को इशारा किया, और मैं समूहों को मैदान में ले जाएंगे। स्कूल के छिपे प्रवेश द्वारों की सुरक्षा करने के लिए हमें हमें किसी की जरूरत है। ऐसा लगता है कि यह काम हमें करना होगा, फ्रेड ने अपनी और जॉर्ज की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस पर किंग्सले ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। ठीक है लीडर्स, यहाँ ऊपर आ जाए, हम समूहों में बंट जाते हैं। पॉटर, प्रोफेसर मैगोनिकल ने उसकी ओर जल्दी से बढ़ते हुए कहा, जब निर्देश लेने के लिए उत्सुक विद्यार्थी मंच की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। तुम्हें किसी चीज को खोजना था क्या? ओह, हैरी ने कहा। ओह हाँ, वह तो हॉर्क्रक्स के बारे में भूल ही गया था। वह तो यह भी भूल गया था कि यह जंग इसलिए हो रही थी ताकि वह हॉर्क्रक्स की तलाश कर सके। रोना हमाइनी के समझ में न आने वाली अनुपस्थिति से वह पल भर के लिए उसके दिमाग से हर बात उड़ गई थी। तो जाओ पॉटर, जल्दी जाओ। ठीक है, हाँ। बड़े हॉल से बाहर भागते समय उसे एहसास हुआ कि बहुत से लोग उसे देख रहे थे। वो प्रवेश हॉल में पहुंचा, जहां अब भी गुरुद्वार से बाहर निकलते विद्यार्थियों की भीड़ लगी थी। वह उनके साथ संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ा, लेकिन ऊपर पहुंचकर वह जल्दी से एक वीरान गलियारे में चला गया। दहशत और डर उसकी सोचने समझने की ताकत को कमजोर कर रहे थे। उसने खुद को शांत रखने और हॉर्क्रक्स खोजने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके विचार उतनी ही तेजी और निरर्थकता से घूमते रहे जितनी तेजी से कांच की बोतल में कैद मधुमक्खियां घूमती हैं। रॉन और हर्माइनी उसकी मदद के लिए नहीं थे, और ऐसा लग रहा था कि उनके बिना वो अपने विचारों को क्रमबद्ध नहीं जमा सकता था। उसने अपनी चाल धीमी की और एक खाली गलियारे में आधी दूरी पर रुक गया। यहाँ उसने एक मूर्ति के खाली चबूतरे पर बैठकर अपने गले में लटके पाउच से हॉगवर्ट्स का नक्शा बाहर निकाला। उसे इसमें रॉन या हर्माइनी के नाम कहीं नहीं दिख रहे थे। उसे लगा इस समय आवश्यकता कक्ष की ओर जाते ढेर सारे बिंदुओं की भीड़ के कारण शायद वे नजर नहीं आ रहे होंगे। उसने नक्शा दूर हटाया, अपने हाथ चेहरे पर दबाए और आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगा। वोल्डेमॉर्ट ने सोचा, मैं चीलघात मीनार में जाऊंगा। तो यह एक ठोस तथ्य था जहां से शुरुआत की जा सकती थी। वोल्डेमॉर्ट ने अलेक्टो कैरो को चीलघात के कॉमन रूम में तैनात किया था, और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। वोल्डेमॉर्ट को डर था कि हैरी पहले से ही जानता था कि उसके हॉर्क्रक्स का संबंध उस हाउस से है, लेकिन चीलघात के साथ जुड़ी चीजों में इकलौती वस्तु उसका खोया हुआ किरीट ही हो सकती थी। लेकिन किरीट हॉर्क्रक्स कैसे हो सकता था? वोल्डेमॉर्ट को डर था कि हैरी पहले से ही जानता था कि उसके हॉर्क्रक्स का संबंध उस हाउस से है, लेकिन चीलघात के साथ जुड़ी चीज में इकलौती वस्तु उसका खोया हुआ किरीट ही हो सकती थी। लेकिन किरीट हॉर्क्रक्स कैसे हो सकता था? नागशक्ति के वोल्डेमॉर्ट को वो कैसे मिल सकता था, जो चीलघात की पीढ़ियों को सदियों की खोज के बाद भी नहीं मिला था? उसे कौन बता सकता था कि वो कहाँ खोजे, जबकि किसी भी जीवित व्यक्ति ने किरीट को नहीं देखा था? जीवित व्यक्तियों ने। उंगलियों के नीचे हैरी की आंख एक बार फिर खुल गई। वह चबूतरे से उछला और तेजी से उसी रास्ते चल दिया जिधर से आया था। अब वह अपनी आखिरी उम्मीद को टटोले जा रहा था। आवश्यकता कक्ष की ओर जाते सैकड़ों लोगों की आवाजें तेज होती जा रही थी। जब वह संगमरमर की सीढ़ियों की ओर मुड़ा, फिल्टविक प्रीफेक्ट्स चिल्लाकर निर्देश दे रहे थे और अपने हाउस के विद्यार्थियों पर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे। बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। हैरी ने देखा कि जकारियस स्मिथ चिल्लाकर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को कतार में आने के लिए कह रहा था। यहाँ वहाँ छोटे बच्चे रो रहे थे, जबकि बड़े बच्चे हताशा से दोस्तों या भाई बहनों को आवाज दे रहे थे। हैरी को नीचे प्रवेश हॉल के पार मोती जैसे सफेद आकृति नजर आई, और वह पूरी ताकत से शोरगुल के ऊपर चिल्लाया, निक, निक, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने विद्यार्थियों के रेले के बीच से रास्ता बनाया और आखिरकार सीढ़ियों के नीचे पहुंच गया।
जहां गुरुद्वार मीनार का भूत लगभग सिरकटा निक उसका इंतजार कर रहा था। हैरी, मेरे प्यारे बच्चे। निक ने हैरी के हाथ अपने दोनों हाथों में थामने की कोशिश की। हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें बर्फीली पानी में डाल दिया गया हो। निक, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चीलघाट मीनार का भूत कौन है? लगभग सिरकटा भूत निक हैरान और थोड़ा चिढ़ा हुआ दिखने लगा। जाहिर है, गोरी औरत। लेकिन अगर तुम्हें किसी भूत की सेवाओं की जरूरत हो तो मैं। नहीं, मुझे उसी से मदद चाहिए। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है? देखता हूँ। निक का सिर अपने गोलूबंद पर थोड़ा लड़खड़ाया जब वह मुड़कर विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से घूरने लगा। हैरी, वो वहां पर है, लंबे बालों वाली युवा औरत। हैरी ने निक की इशारा करती पारदर्शी उंगलियों की दिशा में देखा। लंबी भूतनी ने हैरी को अपनी ओर आते देखा और अपनी भौहें उठाकर एक ठोस दीवार में से तैरती हुई निकल गई। हैरी उसके पीछे भागा। जिस तरफ वो ओझल हुई थी, उस गलियारे में दौड़ लगाने पर हैरी को वो गलियारे के बिल्कुल आखिरी छोर पर दिखी। वह भी उड़कर उससे दूर जा रही थी। सुनो, ठहरो, वापस आओ। वह रुक गई और जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरने लगी। हैरी को वो सुंदर लगी। उसके बाल कमर तक लंबे थे और चोगा फर्श तक लंबा था, लेकिन वह घमंडी भी दिख रही थी। करीब आने पर हैरी ने उसे पहचान लिया। वह गलियारों में कई बार उसके पास से गुजरा था, हालांकि उसने आज तक उससे बात नहीं की थी। आप ही गोरी औरत हैं? उसने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। चीलघाट मीनार की भूतनी? हाँ। उसका अंदाज बहुत उत्साहवर्धक नहीं था। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे हर वह चीज जाननी है जो आप मुझे खोए मुकुट के बारे में बता सकती हैं। गोरी औरत के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने चलने के लिए मुड़ते हुए कहा, अफसोस, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ठहरो। वह चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन दहशत और गुस्सा उस पर हावी होने लगे थे। हैरी ने अपनी घड़ी देखी जब वह उसके सामने मंडराने लगी। आधी रात होने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। यह बहुत जरूरी है, उसने आवेश में कहा। अगर वह मुकुट हॉगवर्ट्स में है तो मुझे उसे खोजना है, बहुत जल्दी। तुम मुकुट की चाहत रखने वाले पहले विद्यार्थी नहीं हो, वह हिराकत से बोली। विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों ने मुझे इसके लिए परेशान किया है। यह ज्यादा नंबर लाने के बारे में नहीं है, हैरी उस पर चिल्लाया। यह वोल्डेमॉर्ट के बारे में है, वोल्डेमॉर्ट को हराने के बारे में है। या फिर तुम्हारी उसमें भी दिलचस्पी नहीं है? वह शर्मा नहीं सकती थी, लेकिन उसके पारदर्शी गाल अर्ध पारदर्शी हो गए और उसने थोड़े तैश में जवाब दिया, जाहिर है मैं। तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की? तो फिर मेरी मदद करो। गोरी औरत के चेहरे का शांत भाव गायब हो गया। यह मदद का सवाल नहीं है, वह अटकते हुए बोली। मेरी माँ का मुकुट? तुम्हारी माँ का? वह जैसे खुद से नाराज दिखने लगी। उसने मुश्किल से कहा, जब मैं जिंदा थी तो मेरा नाम हेलेना चीलघाट था। तुम उनकी बेटी हो? लेकिन तब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ। हालांकि मुकुट बुद्धि बढ़ाता है, उसने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे उस जादूगर को हराने की तुम्हारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जो खुद को शहंशाह कहता है। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था ना कि मेरी दिलचस्पी उसे पहनने में नहीं है, हैरी ने तैश में आते हुए कहा। समझाने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन अगर तुम हॉगवर्ट्स की परवाह करती हो, अगर तुम वोल्डेमॉर्ट का खात्मा होते देखना चाहती हो, तो तुम्हें मुझे मुकुट के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए जो तुम जानती हो। वह हवा में झूलती हुई बिल्कुल स्थिर हो गई और उसे घूरती रही। हैरी पर निराशा हावी हो गई। जाहिर है, अगर उसे कुछ मालूम होता तो वो अब तक फिल्टविक या डंबलडोर को बता चुकी होती, जिन्होंने निश्चित रूप से उससे यही सवाल पूछा होगा। वह अपना सिर हिलाकर मुड़ने लगी जब वह धीमी आवाज में बोली, मैंने अपनी माँ का मुकुट चुरा लिया था। तुमने क्या किया था? मैंने मुकुट चुरा लिया था, हेलिना चिलगाट ने बहुत धीरे से दोहराया। मैं अपनी माँ से ज्यादा चतुर और ज्यादा महत्वपूर्ण बनना चाहती थी। मैं उसे लेकर भाग गई। हैरी नहीं जानता था कि उसने किस तरह उसका विश्वास जीत लिया था, लेकिन उसने यह पूछना ठीक भी नहीं समझा। वह तो बस पूरा ध्यान लगाकर सुनता रहा जब वह आगे बोली, लोग कहते हैं कि मेरी माँ ने कभी मुकुट के चले जाने की बात किसी को नहीं बताई, बल्कि यह नाटक किया कि यह उन्हीं के पास है। उन्होंने अपने नुकसान और मेरे भयंकर धोखे को हॉगवर्ट्स के अन्य संस्थापकों से भी छिपा कर रखा। फिर मेरी माँ बीमार पड़ गई, बहुत बीमार। मेरे इतने बड़े धोखे के बावजूद वे मुझे एक बार देखने के लिए व्याकुल थी। उन्होंने एक आदमी को मेरी तलाश में भेजा जो काफी समय से मुझसे प्यार करता था। हालांकि मैंने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। मेरी माँ जानती थी कि वह जब तक मुझे खोज नहीं लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। हैरी ने इंतजार किया। हेलिना ने एक गहरी सांस खींची और अपना सिर पीछे झटका।
उसने मुझे उस जंगल में खोज लिया जहाँ मैं छिपी हुई थी। जब मैंने उसके साथ लौटने से इनकार कर दिया तो वो हिंसा पर उतर आया। नवाब हमेशा से गर्म मिजाज था। मेरे इनकार पर नाराज होकर और मेरी आज़ादी से ईर्ष्या करके उसने मुझे खंजर मार दिया। नवाब, तुम्हारा मतलब है? हाँ, खूनी नवाब, गोरी औरत ने कहा और अपने चोगे को एक तरफ हटाकर अपने सफेद सीने पर गहरा घाव दिखाया। बहरहाल जब उसने देखा कि उसने क्या कर डाला है तो वो पश्चाताप की आग में जलने लगा। जिस खंजर से उसने मेरी जान ली थी उसी खंजर से उसने अपनी भी जान ले ली। इतनी सदियों बाद भी वो पश्चाताप के लिए जंजीरें पहनता है, जैसा उसे करना भी चाहिए। उसने कटुता से आगे कहा। और मुकुट? वह उसी जगह रखा रहा जहां मैंने उसे तब छिपाया था जब मुझे खूनी नवाब के जंगल में अपनी ओर आने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने मुकुट को एक खोखले पेड़ के भीतर छिपाया था। खोखला पेड़? हैरी ने दोहराया। कौन सा पेड़? यह कहाँ पर है? अल्बानिया के एक जंगल में, एक वीरान जगह जो मैंने सोचा था कि मेरी माँ की पहुंच से बहुत दूर होगी। अल्बानिया? हैरी ने दोहराया। दुविधा के बाद अब समझ चमत्कारिक रूप से आ रही थी। अब उसे समझ में आ गया कि वह उसे वह बात क्यों बता रही है जो उसे डम्बलडोर और फिल्ट्रिक को नहीं बताई थी। तुम यह कहानी पहले भी किसी और को बता चुकी हो, है ना? एक और विद्यार्थी को? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर हिलाया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। वह बहुत अच्छी चापलूसी कर रहा था। लगता था वह सब कुछ समझता था, सहानुभूति रखता था। हाँ, हैरी ने सोचा, टॉम रिडल निश्चित रूप से हेलेना चीलघात की अनमोल वस्तुओं की मालकिन बनने की इच्छा को समझता था, जिन पर उसका कोई हक नहीं था। देखो, तुम पहली शख्स नहीं थी जिससे रिडल ने चीजों गलवाई थीं। हैरी बुदबुदाया। जरूरत पड़ने पर वो मनमोहक हो सकता था। तो वोल्डेमॉर्ट गोरी औरत से खोए मुकुट का पता ठिकाना उगलवाने में सफल हो गया था। वह उस दूर दराज के जंगल में गया था और उसने मुकुट को निकाल लिया था। उसने शायद यह काम हॉगवर्ट्स से निकलते ही और बोर्गेन एंड बक्स में नौकरी करने जाने से पहले ही कर दिया होगा। अल्बानिया का वीरान जंगल उसे छिपने के लिए बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि कई सालों बाद जब वोल्डेमॉर्ट को 10 साल तक छिपने की जगह चाहिए थी तो वो वहीं जाकर रहा था। लेकिन अनमोल हॉकर्स बनने के बाद मुकुट उस खोखले पेड़ में नहीं रह सकता था। नहीं, मुकुट को चुपके से इसके सच्चे घर में लौटा दिया गया और वोल्डेमॉर्ट ने इसे वहां खुद रखा होगा, जिस रात को वो नौकरी मांगने आया था। हैरी ने अपने विचार को पूरा किया। क्या कहा? उसने मुकुट महल में छिपा दिया था, जिस रात को वो डंबलडोर से टीचर की नौकरी मांगने आया था। हैरी ने कहा। जोर से बोलने पर उसे सब कुछ साफ नजर आने लगा। उसने डंबलडोर के ऑफिस जाते या आते समय मुकुट छिपा दिया होगा, लेकिन इसके बावजूद नौकरी पाने की कोशिश करने लायक थी, क्योंकि तब उसे गरुड़द्वार की तलवार चुराने का भी मौका मिल सकता था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हैरी उसे वहीं तैरती छोड़कर चल दिया। वो पूरी तरह चकराई हुई दिख रही थी। प्रवेश हॉल में दोबारा मुड़ते समय उसने अपनी घड़ी देखी। आधी रात होने में अभी 5 मिनट का समय बाकी था। हालांकि अब वह जान गया था कि आखिरी हॉर्क्रक्स क्या था, लेकिन वह यह बिल्कुल भी नहीं जानता था कि यह कहाँ था। विद्यार्थियों की कई पीढ़ियां मुकुट खोजने में असफल रही थी। इससे लगता था कि यह चीलघात मीनार में नहीं होगी, लेकिन अगर वह वहां नहीं थी तो फिर कहाँ थी? टॉम रिडल ने हॉगवर्ट्स महल के भीतर सामान छिपाने की ऐसी कौन सी जगह खोजी होगी जिसके बारे में उसे यकीन था कि वह हमेशा गोपनीय बनी रहेगी? हताशा भरी अटकलों में खोया हैरी एक मोड़ मुड़ा, लेकिन अभी वह नए गलियारे में कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि तभी उसकी बाईं तरफ की खिड़की जोरदार धमाके के साथ टूट गई। जब वो एक तरफ को उछला तो एक विशालकाय शरीर खिड़की में से उड़ता हुआ अंदर आया और सामने वाली दीवार से टकराया। बड़ी और बालों वाली कोई चीज विशालकाय शरीर से अलग हुई और उसने हैरी पर छलांग लगा दी। हैग्रिड! हैरी गरजा और फैंग नाम के कुत्ते से पीछा छुड़ाने लगा जब दाढ़ी वाली विशाल आकृति उठकर खड़ी हो गई। क्या? हैरी, तुम यहाँ? हैग्रिड नीचे झुका और हैरी को हल्के से लेकिन पसली तोड़ने वाले आलिंगन में बांध लिया। फिर वह भागकर टूटी खिड़की के पास गया। शाबाश ग्रोपी! वह खिड़की के छेद से दहाड़ा। हम तुमसे 1 मिनट में मिलते हैं। बहुत अच्छा लड़का है। हैग्रिड के पार अंधेरे रात में हैरी ने दूरी पर रोशनी के धमाके देखे और एक अजीब सी चीख सुनी। उसने अपनी घड़ी देखी। आधी रात हो चुकी थी। जंग शुरू हो गई थी। ओ हैरी! हैग्रिड ने हाँफते हुए कहा। तो यह बात है लड़ने का समय है। हैग्रिड, तुम कहाँ से आ रहे हो? हमने पहाड़ की अपनी गुफा में तुम जानते हो कौन की आवाज सुनी।
हैग्रिड ने गंभीरता से कहा। आवाज गूंज रही थी, है ना? तुम लोगों के पास पॉटर को हवाले करने के लिए आधी रात का समय है। जानते थे कि तुम यहीं पर होगे, जानते थे कि क्या हो रहा होगा। नीचे उतरो फैंग। तो हम भी शामिल हो गए, हम और ग्रोपी और फैंग। जंगल के पास वाली दीवार को तोड़ दिया। ग्रोपी हमें और फैंग को उठाकर लाया था। हमने उसे बता दिया था कि वो हमें महल के भीतर उतार दे, इसलिए उसने हमें उठाकर खिड़की में से फेंक दिया। जाहिर है हमारा यह मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी। अच्छा, रॉन और हर्माइनी कहाँ है? हैरी ने कहा। यह बहुत बढ़िया सवाल है, चलो। वे जल्दी से गलियारे में चल दिए। उनके साथ फैंग भी था। हैरी को आसपास के गलियारों में हलचल की आवाजें सुनाई दे रही थी, भागते हुए कदम और चिल्लाहटें। खिड़कियों से उसे अंधेरे मैदान में रोशनी की लपटें दिख रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? हैग्रिड ने कहा, जो हैरी के ठीक पीछे भाग रहा था और उसकी वजह से लकड़ी के पटिये कांप रहे थे। मुझे ठीक ठीक नहीं पता, हैरी ने एक और मोड़ पर मुड़ते हुए कहा, लेकिन रॉन और हर्माइनी यहीं कहीं होने चाहिए। युद्ध की पहली क्षति आगे के गलियारे में जमीन पर पड़ी। आमतौर पर स्टाफ रूम के दरवाजे पर पहरा देने वाले पत्थर के दो गारगोइल चूर चूर हो गए थे जब टूटी खिड़की से अंदर आया सांप उनसे टकराया। उनके अवशेष फर्श पर हल्के से हिल रहे थे। जब हैरी ने उनके टूटे हुए सिर को लांगा तो गारगोइल ने धीरे से कराते हुए कहा, ओह, मेरी परवाह मत करो, मैं यहीं पड़ा रहूंगा और बिखर जाऊंगा। पत्थर के इस बदसूरत चेहरे को देखकर हैरी को अचानक जेनोफिलियस की बनाई चंद्रिका चीलघात की संगमरमर की अर्ध प्रतिमा याद आ गई, जो अजीब सा मुकुट पहनी थी। और फिर चीलघात मीनार की मूर्ति की, जिसके सफेद घुंघराले बालों पर पत्थर का मुकुट रखा था। जब वो गलियारे के छोर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में पत्थर की एक तीसरी मूर्ति भी आ गई। यह एक बदसूरत बूढ़े जादूगर की मूर्ति थी, जिसके सिर पर हैरी ने खुद एक विग और एक घिसा पिटा पुराना मुकुट रखा था। सदमा फायर विस्की की गर्मी की तरह हैरी की रगों में बहने लगा और इसके जोरदार झटके की वजह से वह गिरते गिरते बचा। आखिरकार वह जान गया था कि हॉर्क्रक्स कहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। टॉम रिडल किसी पर भरोसा नहीं करता था और अकेले ही काम करता था। वह इतना घमंडी था कि वह यह मानता था कि वह और सिर्फ वही हॉगवर्ट्स के सबसे गहरे रहस्यों को जानता है। जाहिर है डंबलडोर और फिल्टविक आदर्श लोग थे और उन्होंने उस जगह पर कभी कदम नहीं रखा था, लेकिन हैरी स्कूल में हमेशा घिसे पिटे रास्तों से दूर भागता रहता था। यह एक ऐसा रहस्य था जो वह और वोल्डेमॉर्ट दोनों जानते थे, लेकिन डंबलडोर कभी नहीं जान पाए थे। उसे प्रोफेसर स्प्राउट ने उसके विचारों से जगा दिया, जो पास से तेजी से गुजरी। उनके पीछे नेविल और आधा दर्जन अन्य विद्यार्थी थे। वे सभी कान रक्षक लगाए थे और बड़े गमले में पौधे लेकर जा रहे थे। मंत्र कवच, नेविल भागते भागते पीछे मुड़कर जोर से बोला। उन्हें दीवारों के ऊपर से दुश्मनों पर उछाल देंगे, उन्हें यह पसंद नहीं आएगा। हैरी अब जानता था कि उसे कहाँ जाना है। वह तेजी से चल दिया। हैग्रिड और फैंग उसके पीछे दौड़ रहे थे। वे एक के बाद एक दूसरी तस्वीर के पास से गुजरे और तस्वीरों के लोग उनके साथ साथ भागने लगे। जादूगर और जादूगरनियां कॉलर और पजामों, कवच और चोगों में एक दूसरे के कैनवास में ठस रहे थे और चीख चीख कर महल के बाकी हिस्सों की खबर दे रहे थे। जैसे ही वे गलियारों के अंत में पहुंचे, पूरा महल हिल गया। जब एक भयंकर विस्फोट की शक्ति से विशालकाय फूलदान अपने चबूतरे से उड़ गए, तो हैरी समझ गया कि शापों की शक्ति टीचर्स और मायापंछी के समूह के जादू से ज्यादा दुष्टतापूर्ण थी। कोई बात नहीं फैंग, कोई बात नहीं, हैग्रिड चीखा। लेकिन जब चीनी मिट्टी के टुकड़े चाकू की तरह हवा में उड़ने लगे, तो बड़ा कुत्ता दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। हैग्रिड दहशतजदा कुत्ते के पीछे भागा और हैरी को अकेला छोड़ गया। हैरी ने लड़खड़ाते हुए गलियारे के बीच रास्ता बनाया और अपनी छड़ी तैयार रखी। एक गलियारे में तस्वीर का योद्धा सर कैडोगन पूरे रास्ते उसके पीछे इस तस्वीर से उस तस्वीर भागता रहा और अपने कवच की आवाज करता रहा तथा उसे प्रोत्साहित करता रहा। उसका मोटा खच्चर उसके पीछे भाग रहा था। दुष्ट लोग हैं, कमीने, कुत्ते, नीच है, उन्हें बाहर निकाल दो हैरी पॉटर, उन्हें भगा दो। हैरी तेजी से मोड़ मुड़ा। उसे फ्रेड और कुछ विद्यार्थी का छोटा समूह दिखा, जिसमें ली जॉर्डन और हैन्ना एबॉट थे। वे एक खाली चबूतरे के पास खड़े थे, लेकिन मूर्ति के पीछे एक खुफिया रास्ता था। उनकी छड़ियां तैयार थी और वे छिपे हुए छेद के पीछे की आवाजें सुन रहे थे। बड़ी अच्छी रात है, फ्रेड चिल्लाया जब महल दोबारा कांपा और हैरी तेजी से भागा। उसे खुशी और दहशत दोनों का मिला जुला एहसास हो रहा था। उसने एक और गलियारे को भागकर पार किया। वहां हर जगह उल्लू ही उल्लू दिख रहे थे। मिसेस नॉरिस गुर्रा रही थी और उन्हें अपने पंजों में दबाने की कोशिश कर रही थी,
जाहिर है उन्हें सही जगह पहुंचाने के लिए। पॉटर। एबरफोर्ड डंबलडोर आगे वाले गलियारे को रोके खड़ा था और उसकी छड़ी तैयार थी। आज सैकड़ों बच्चे मेरे शराब खाने से गुजरे हैं पॉटर। मैं जानता हूँ हम स्कूल खाली कर रहे हैं, हैरी ने कहा। वोल्डेमॉर्ट हमला कर रहा है क्योंकि उन्होंने तुम्हें उसके हवाले नहीं किया है, एबरफोर्ड ने कहा। मैं बहरा नहीं हूँ, पूरे हॉग्समीड को उसकी आवाज सुनाई दे गई होगी। और यह तुम में से किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि नागशक्ति के कुछ विद्यार्थियों को बंधक बनाकर रख लो? तुमने अभी अभी जिन विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाला है उनमें कुछ प्राण पक्षियों की संतानें भी थी। क्या उन्हें यहाँ रोक कर रखना ज्यादा चतुराई नहीं होती? इससे वोल्डेमॉर्ट नहीं रुकता, हैरी ने कहा, और तुम्हारे भाई ऐसा कभी नहीं करते। एबरफोर्ड ने हुंकार भरी और विपरीत दिशा में चला गया। तुम्हारे भाई ऐसा कभी नहीं करते। हाँ, यह सच था, हैरी ने आगे भागते हुए सोचा। डंबलडोर, जिन्होंने स्नेप की इतने लंबे समय तक रक्षा की थी, कभी भी विद्यार्थियों को बंधक नहीं बनाते। फिर वह आखिरी मोड़ पर मुड़ा और उसके मुंह से राहत तथा तैश की मिली-जुली चीख सुनाई दी। रॉन और हरमाइनी दोनों के हाथों में बड़ी मुड़ी हुई गंदी पीली चीजें थीं। रॉन की बाह के नीचे एक झाड़ू भी थी। तुम लोग कहाँ चले गए थे? हैरी चिल्लाया। रहस्यमय तहखाने में, रॉन ने कहा। तहखाने में क्या? हैरी ने कहा और उसके सामने अचानक रुक गया। यह रॉन का सुझाव था, हरमाइनी ने हाँफते हुए कहा। कितना बेहतरीन था, है ना? तुम्हारे चीलघात मीनार में जाने के बाद मैंने रॉन से कहा, अगर हम दूसरा हॉर्क्रक्स को खोज भी लेते हैं तो हम उससे छुटकारा कैसे पाएंगे? हम कप को भी तो नष्ट नहीं कर पाए थे। और फिर उसने इसके बारे में सोच लिया। काल दृष्टि। क्या? हॉर्क्रक्स को नष्ट करने के लिए, रॉन ने आराम से कहा। हैरी की आंखें उन चीजों पर पड़ी जो रॉन और हरमाइनी की बाहों में दबी थी। बड़े मुड़े हुए दांत। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वे इन्हें मरे हुए कालदृष्टि की खोपड़ी से उखाड़ लाए थे। लेकिन तुम लोग अंदर घुसे कैसे? उसने दांतों के बाद रॉन को देखते हुए पूछा। उसमें तो सरभाषा की जरूरत पड़ती है। उसने सरभाषा बोली थी, हरमाइनी फुसफुसाई। हैरी को दिखाओ रॉन। रॉन ने एक भयंकर दबी हुई फुफकार निकाली। जब तुमने रॉकेट खोला था तो ऐसी ही आवाज निकाली थी, उसने हैरी से माफी मांगने वाले अंदाज में कहा। मुझे कई बार कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर यह सही निकली, लेकिन उसने विनम्रता से कंधे उचकाते हुए कहा, हम अंत में वहां पहुंच ही गए। रॉन, अद्भुत था, हरमाइनी ने कहा। अद्भुत? तो? हैरी अब समझने के लिए आगे जूझ रहा था। तो तो एक और हॉर्क्रक्स नष्ट हो चुका है, रॉन ने कहा और अपनी जैकेट के नीचे से मेहनतकश के कप के बर्बाद अवशेष को खींचा। इस पर हरमाइनी ने वार किया था। मुझे लगा था कि उसे वार करना चाहिए। उसे अभी तक वो खुशी हासिल नहीं हुई थी। जीनियस, हैरी चिल्लाया। कुछ खास नहीं, रॉन ने कहा, हालांकि वो बहुत खुश नजर आ रहा था। तुम्हें कोई नई बात पता चली? जैसे ही उसके मुंह से यह निकला, ऊपर कहीं पर विस्फोट हुआ। वे तीनों ऊपर देखने लगे जब छत से धूल गिरी और उन्हें दूर से आती चीख सुनाई दी। मैं जानता हूँ कि किरीट कैसा दिखता है और मैं जानता हूँ कि यह कहाँ है, हैरी ने तेजी से कहा। उसने इसे ठीक वहीं छिपाया है जहां मैंने अपने काढ़े की पुस्तक छुपाई थी, जहां हर कोई सदियों से सामान छिपाता रहा था। उसने सोचा था कि उस जगह का पता सिर्फ उसे ही है। चलो। जब दीवारें दोबारा कांपी तो वह बाकी दोनों को छिपे हुए दरवाजे से आवश्यकता कक्ष में जाने वाली सीढ़ियों तक ले गया। आवश्यकता कक्ष खाली था। वहां बस तीन औरतें थीं, जिनी, टोंक्स और एक बूढ़ी जादूगरनी जो दीमक खाया हैट पहने थी। हैरी तत्काल पहचान गया कि वे नेविल की दादी थीं। पॉटर, उन्होंने फुर्ती से कहा, जैसे वे उसी का इंतजार कर रही हो। हमें बताओ क्या हो रहा है? सब ठीक है? जिनी और टोंक्स ने एक साथ पूछा। जहां तक हमें मालूम है सब ठीक है, हैरी ने कहा। क्या लोग हॉगवर्ट्स से अब भी आ रहे हैं? वह जानता था कि जब तक कमरे में लोग रहेंगे तब तक यह रूप नहीं बदल पाएगा। मैं सबसे आखिर में आई थी, मिसेस लॉन्गबॉटम बोली। मैंने इसे बंद कर दिया है। मुझे लगा था कि जब एबरफोर्ड शराब खाना छोड़कर यहाँ आ गया है तो उसे खुला रखना समझदारी नहीं है। तुम्हें मेरा पोता दिखा क्या? वह लड़ रहा है, हैरी बोला। जाहिर है, बूढ़ी औरत ने गर्व से कहा। अच्छा, मैं जाकर उसकी मदद करती हूँ। वे आश्चर्यजनक तेजी से पत्थर की सीढ़ियों की तरफ चल दी। हैरी ने टोंक्स की तरफ देखा। मुझे तो लगा था कि तुम टेडी के साथ अपनी माँ के घर पर हो। मैं यह नहीं झेल पाई कि मुझे पता न चले, टोंक्स ने दुखी होकर कहा। माँ उसकी देखभाल कर लेंगी। क्या तुम्हें रीमस दिखा? वे मैदान में योद्धाओं के समूह का नेतृत्व करने वाले थे। एक शब्द कहे बिना टोंक्स तेजी से चल दी। जिनी, हैरी ने कहा,
मुझे अफसोस है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम भी यहाँ से चली जाओ, बस थोड़ी देर के लिए, फिर तुम अंदर आ जाना। कैद से छूटने की बात सुनकर जिनी खुश हो गई। फिर तुम अंदर जरूर आ जाना, हैरी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, जब जिनी टॉन्स के पीछे पीछे सीढ़ियों की तरफ भागी। तुम लौटकर जरूर अंदर आ जाना। एक पल रुको, रॉन ने तेजी से कहा। हम किसी को भूल गए हैं। कौन? हरमाइनी ने पूछा। घरेलू जिन, वे सभी किचन में होंगे, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? हमें उनसे भी युद्ध करने को कहना चाहिए? हैरी ने पूछा। नहीं, रॉन ने गंभीरता से कहा, मेरा मतलब है हमें उन्हें बाहर निकलने का मौका देना चाहिए। हम यह नहीं चाहते कि उनका हाल भी डॉबी जैसा हो, है ना? हम उन्हें अपने लिए मरने का आदेश नहीं दे सकते। हरमाइनी के हाथों से कालदृष्टि के दांत छूटकर जमीन पर गिर गए। रॉन की तरफ भागते हुए उसने उसकी गर्दन में बाहें डाली और उसके होठों पर होठ रखकर उसे चूम लिया। रॉन ने भी अपने हाथों में पकड़े दांत और झाड़ू फेंक दिए और इतने उत्साह से प्रतिक्रिया की कि उसने हरमाइनी को पूरा उठा लिया। क्या यह इसके लिए सही समय है? हैरी ने कमजोरी से पूछा। उसके कहने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यह सुनकर रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे को और कसकर जकड़ लिया। जब वे उसी जगह पर हिलते रहे तो हैरी ने ऊंची आवाज में कहा, ओए, जंग हो रही है। रॉन और हरमाइनी अलग अलग हुए, हालांकि उनकी बाहें अब भी एक दूसरे के गले में थीं। जानता हूँ दोस्त, रॉन ने कहा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस सिर के पिछले हिस्से पर अभी अभी पहलवान नाम की गेंद मारी हो। यह अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मामला भी हो सकता है ना दोस्त? उसे छोड़ो, हॉकर्स की चिंता करो, हैरी चिल्लाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस इसे कुछ देर रहने दो जब तक कि हमें किरीट न मिल जाए? हाँ ठीक है, माफ करना, रॉन ने कहा। वह हरमाइनी गिरे हुए दांत उठाने लगे। दोनों के चेहरे गुलाबी थे। जब तीनों ऊपरी मंजिल के गलियारे में पहुंचे तो यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने आवश्यकता कक्ष में जो कुछ मिनट गुजारे थे उनमें महल के भीतर की हालत बुरी तरह बिगड़ गई थी। दीवारें और छत पहले से ज्यादा बुरी तरह कांप रही थी। हवा में धूल भरी थी और सबसे करीब की खिड़की से हैरी ने हरी और लाल रोशनियों को महल के बहुत पास देखा। वह समझ गया कि प्राणभक्षी अंदर घुसने ही वाले होंगे। नीचे देखने पर हैरी ने देखा कि ग्रॉब दानव पास से गुजर रहा था। उसने छत से पत्थर के एक गारगोइल को उठा लिया था और वह उसे लहराकर तथा गरज कर अपना गुस्सा दिखा रहा था। उम्मीद करते कि वो उनमें से कुछ पर पैर रख देगा, रॉन ने कहा, जब पास से और चीखें सुनाई दी। जब तक वो हमारे दल का कोई ना हो। जब तक कि वो हमारे दल का कोई ना हो, एक और आवाज आई। हैरी मुड़ा और उसने जिनी तथा टॉन्ग्स को देखा। उन्होंने अपनी छड़ियां अगली खिड़की पर तान रखी थी, जिसके कई कांच गायब थे। जब वे देख रहे थे तो जिनी ने निशाना साध कर नीचे लड़ने वालों की भीड़ पर छाप मारा। शाबाश लड़की, एक आकृति ने गरजते हुए कहा, जो धूल के बीच उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी। हैरी ने एबरफोर्थ को दोबारा देखा। उसके सफेद बाल उड़ रहे थे जब वो कुछ विद्यार्थियों के आगे आगे पास से जा रहा था। उन्हें देखकर लगता है जैसे वे किसी देश पर हमला कर रहे हों। वे अपने दानव भी ले आए हैं। तुमने रीमस को देखा? टोंक्स ने पीछे से पूछा। वह डोलोहोफ से लड़ रहा था, एबरफोर्थ चिल्लाया। उसके बाद से नहीं देखा। टोंक्स, जिनी बोली। टोंक्स, मुझे यकीन है कि वे ठीक होंगे। लेकिन टोंक्स धूल में एबरफोर्थ के पीछे भाग गई। असहाय जिनी हैरी, रॉन और हरमाइनी की ओर मुड़ी। वे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, हैरी ने कहा, हालांकि वह जानता था कि वे खोखले शब्द थे। जिनी, हम पल भर में लौटते हैं, बस रास्ते से दूर रहना, सुरक्षित रहना। चलो, उसने रॉन और हरमाइनी से कहा तथा उस दीवार की ओर भागा जिसके पार आवश्यकता कक्ष अगले आने वाले के आदेश का इंतजार कर रहा था। मुझे उस जगह की जरूरत है जहाँ हर चीज छिपी है, हैरी ने उससे मन ही मन आग्रह किया। सामने से तीसरी बार भागने पर दरवाजा प्रकट हो गया। जैसे ही उन्होंने चौखट पार की और दरवाजा बंद किया, युद्ध की आवाजें थम गई। खामोशी छा गई। वे किसी गिरजाघर जितनी बड़ी जगह पर थे, जो शहर जैसे दिख रही थी। इसकी ऊंची दीवारें हजारों पुराने विद्यार्थियों की छिपाई वस्तुओं से भरी पड़ी थीं, और उसे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि कोई भी अंदर घुस सकता है, रॉन ने कहा, और उसकी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। उसने सोचा था कि यह सिर्फ उसी को मालूम है, हैरी ने कहा। उसके लिए यह बहुत बुरा हुआ कि मैं भी अपना सामान छिपाने के लिए यहीं आया था। उसने आगे जोड़ दिया, मुझे लगता है कि यह यहाँ पर है। वह भूस भरे दैत्य के पास से गुजरा। फिर वह उस ओझल होने वाली अलमारी के पास से निकला जिसे ड्रैको मैल्फॉय ने पिछले साल सुधारा था और जिसके इतने भयंकर परिणाम निकले थे। फिर वह झिझका और अटाले में ऊपर नीचे देखने लगा।
उसे याद नहीं आ रहा था कि आगे कहाँ जाना है। आगमन और मुकुट, हरमाइनी ने हताशा में कहा, लेकिन कोई भी चीज उड़कर नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि ग्रीन गॉड की तिजोरी की तरह ही यह कमरा भी इतनी आसानी से अपने भीतर छिपी वस्तु को प्रकट नहीं करता है। चलो अलग अलग हो जाते हैं, हैरी ने बाकी दोनों से कहा। एक बूढ़े आदमी की पत्थर की अर्ध प्रतिमा को देखो, जो विग और मुकुट पहने हैं। यह किसी अलमारी पर रखी है और निश्चित रूप से आसपास ही कहीं पर है। वो पास के गलियारों में तलाश करने चले गए। हैरी को अटाले, बोतलें, टोपियों, संदूकों, कुर्सियों, किताबों, हथियारों, झाड़ुओं, चमगादड़ों के ऊंचे ऊंचे ढेरों के बीच उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। यही कहीं पास में, हैरी खुद से बुदबुदा कर बोला, यहीं कहीं, यहीं कहीं। वो इस भूल भुलैया में गहराई तक चला गया और ऐसी चीज की तलाश करने लगा जिनसे इस कमरे की पिछली यात्रा में उसका सामना हुआ हो। उसकी सांस की आवाज उसके कानों में जोर से आ रही थी और उसकी आत्मा कांपती हुई लग रही थी। ठीक सामने वो पुरानी अलमारी थी जिसमें उसने अपने काढ़ों वाली किताब छिपाई थी, और इसके ऊपर चेचक के दाग वाला पत्थर का जादूगर था, जो एक धूल भरी पुरानी विग पहने था और एक पुराना रंग उड़ा मुकुट भी। 10 फुट दूर से ही उसने अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ पॉटर। वो फिसलते हुए रुका और पीछे मुड़ा। क्रैब और ग्वाइल उसके पीछे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे। उनकी छड़ियां सीधे हैरी की तरफ तनी हुई थी। उनके व्यंग भरे चेहरों के बीच की छोटी आकृति से उसे ड्रेको मेल्फॉय नजर आया। तुम्हारे हाथ में मेरी छड़ी है पॉटर, मेल्फॉय ने क्रैब और ग्वाइल के बीच की जगह से अपनी छड़ी तानते हुए कहा। अब यह तुम्हारी नहीं है, हैरी ने हाँफते हुए कहा और हॉथरॉन छड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। छड़ी जीतने वाली की होती है मेल्फॉय, तुम किसकी छड़ी लाए हो? अपनी माँ की, ड्रेको ने कहा। हैरी हंसा, हालांकि इस स्थिति में हंसने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। उसे अब रॉन या हर्माइनी की आवाज नहीं आ रही थी। लगता था कि वे मुकुट की तलाश करते करते काफी दूर निकल गए थे। तुम तीनों वोल्डेमॉर्ट के पास क्यों नहीं गए? हैरी ने पूछा। हमें इनाम मिलेगा, क्रैब ने कहा। इतने डील डॉल वाले व्यक्ति के हिसाब से उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से धीमी थी। हैरी ने उसे बोलते हुए बहुत ही कम सुना था। क्रैब इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे से टॉफियों का बड़ा बैग देने का वादा किया गया हो। हम रुक गए थे पॉटर। हमने फैसला किया था कि हम बाहर नहीं जाएंगे। हमने फैसला किया था कि हम तुम्हें उन तक पहुंचाएंगे। अच्छी योजना है, हैरी ने नकली प्रशंसा भरे स्वर में कहा। वह यकीन नहीं कर सकता था कि मंजिल के इतने करीब आने पर मेल्फॉय, क्रैब और ग्वाइल उसका रास्ता रोक लेंगे। वह धीरे धीरे उस जगह की तरफ पीछे बढ़ने लगा जहां हॉर्क्रक्स अर्ध प्रतिमा पर तिरछा रखा था। अगर वह लड़ाई शुरू होने से पहले उस तक अपना हाथ पहुंचा सके। तुम लोग अंदर कैसे आए? उसने उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं पिछले पूरे साल दरअसल छिपी चीजों के कमरे में ही था, मेल्फॉय ने कांपती आवाज में कहा। मैं इसके अंदर घुसने का तरीका जानता हूँ पॉटर। हम बाहर गलियारे में छिपे थे, ग्वाइल बुदबुदाया। हम अब विभ्रम सम्मोहन कर सकते हैं। और फिर उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। तुम हमारे ठीक सामने आ गए और बोले कि तुम किरीट की तलाश में आ रहे हो। वैसे किरीट क्या होता है? हैरी, रॉन की आवाज हैरी के दाहिनी तरफ की दीवार के पार से अचानक गूंजी। तुम किससे बात कर रहे हो? क्रैब ने तेजी से अपनी छड़ी 50 फुट ऊंचे पुराने फर्नीचर, टूटे संदूकों, पुरानी पुस्तकों और दुशालों के अटाले की तरफ तानी और चिल्लाया, धरा अवरोहितो। दीवार डगमगाने लगी और फिर उस गलियारे में गिर गई जहां रॉन खड़ा था। रॉन, हैरी गरजा जब हरमाइनी की चीख सुनाई दी और हैरी को गिरी दीवार के दूसरी तरफ असंख्य चीजों के फर्श से टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी छड़ी दीवार की तरफ तानी और चिल्लाया, स्थिर हो। दीवार फौरन स्थिर हो गई। नहीं, मेल्फॉय चिल्लाया और क्रैब का हाथ पकड़ लिया, जो अपने मंत्र को दोहराने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम कमरे को तबाह कर दोगे तो किरीट दफन हो जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्रैब ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। शैतानी शहंशाह को तो पॉटर चाहिए, किरीट की परवाह किसे है? पॉटर किरीट लेने के लिए यहाँ आया है, मेल्फॉय ने अपने साथी की मंद बुद्धि पर अधीरता दिखाते हुए कहा। तो जरूर, इसका मतलब यह है। इसका मतलब, क्रैब तैश में मेल्फॉय की तरफ मुड़ा। किसे परवाह है कि तुम क्या सोचते हो ड्रैको? अब मैं तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करूंगा। तुम और तुम्हारे डैडी अब खत्म हो चुके हो। हैरी, अटाले की दीवार के पार से रॉन दोबारा चिल्लाया। क्या हो रहा है? हैरी, क्रैब ने नकल की। क्या हो रहा है? नहीं, पॉटर पीड़ित हो। हैरी ने मुकुट की तरफ छलांग लगा दी थी,
क्रैब का शाप उसके पास से निकलकर पत्थर की अर्ध प्रतिमा से टकराया, जो हवा में उड़ गई। मुकुट ऊंचा उड़कर उन चीजों के ढेर में ओझल हो गया जिन पर अर्ध प्रतिमा रखी थी। रुक जाओ! मेल्फॉय क्रैब पर चिल्लाया और उसकी आवाज विशाल कमरे में गूंज उठी। शैतानी शहंशाह उसे जिंदा चाहते हैं। तो मैं उसे मार तो नहीं रहा हूं, है ना? क्रैब मेल्फॉय के हाथ को झड़कते हुए चिल्लाया, जिसने उसका हाथ पकड़ लिया था। लेकिन अगर मैं ऐसा कर सकूं तो कर दूंगा। शैतानी शहंशाह अंत में तो उसे मारना ही चाहते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लाल रोशनी की एक लपट हैरी के कुछ इंच दूर से निकल गई। हरमाइनी उसके पीछे एक गलियारे के मोड़ पर आ गई थी और उसने क्रैब के सिर पर स्तब्धीकरण मंत्र मारा था। क्रैब बच गया क्योंकि मेल्फॉय ने उसे खींचकर रास्ते से हटा लिया था। अरे, यह तो बदजात है! मृत्यु दंशम! हैरी ने हरमाइनी को तिरछा गोता लगाते देखा। क्रैब ने मारक शाप दिया था। इस बात पर हैरी इतना गुस्सा हो गया कि उसके दिमाग से बाकी सारी चीजें निकल गई। उसने क्रैब पर एक स्तब्धीकरण मंत्र मारा, लेकिन वह रास्ते से हट गया। बहरहाल उसके हटने की हड़बड़ी में मेल्फॉय की छड़ी उसके हाथ से छूट गई तथा टूटे फर्नीचर और बक्सों के पहाड़ के नीचे लुढ़कती हुई ओझल हो गई। उसे मत मारना! उसे मत मारना! मेल्फॉय क्रैब और गोयल से चिल्लाकर बोला, जो हैरी पर निशाना साध रहे थे। हैरी को इस पल भर की झिझक की ही जरूरत थी। निरस्त्र भव! गोयल की छड़ी उसके हाथ से उड़ गई और उसके पास के अटाले में गायब हो गई। गोयल ने मूर्खों की तरह उछलकर उसे पकड़ने की कोशिश की। मेल्फॉय ने हरमाइनी के दूसरे स्तब्धीकरण मंत्र से बचने के लिए छलांग लगा दी। रॉन ने अचानक गलियारे के सिरे से निकलते हुए क्रैब पर पूर्ण शरीर बंधन शाप मार दिया, जिससे वह बाल बाल बचा। क्रैब घूमा और दोबारा मृत्यु दंशम चिल्लाया। हरी रोशनी की लपट से बचने के लिए रॉन छलांग मारकर ओझल हो गया। जब हरमाइनी उनकी तरफ बढ़ी और उसने गोयल पर एक स्तब्धीकरण मंत्र मार दिया, तो छड़ी विहीन मेल्फॉय 3 पैरों वाली अलमारी के पीछे दुबक गया। मुकुट यही कहीं है! हैरी हरमाइनी से चिल्लाकर बोला और उस अट्टाले के ढेर की तरफ इशारा किया जिसमें पुराना मुकुट गिर गया था। उसकी तलाश करो, तब तक मैं जाकर रॉन की मदद। हैरी! वह चीखी। हैरी के पीछे हुई तेज गरजती आवाज ने उसे एक पल की चेतावनी दे दी। वह मुड़ा। उसने देखा कि रॉन और क्रैब उनकी तरफ तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे। गर्मी चाहिए कचरे! क्रैब दौड़ते हुए गरजा, लेकिन लगता था क्रैब ने जो किया था उसे वो काबू में नहीं रख पा रहा था। उसने एक मंत्र मारा था जिससे आग की अजीब सी लपटें उठने लगी थी। बहरहाल क्रैब की लपटें सामान्य लपटों की तरह बुझी नहीं, बल्कि बढ़ने लगी। असामान्य आकार की लपटें क्रैब और गोयल का पीछा कर रही थीं। ये लपटें अटाले से जब टकराती थीं, तो उनके छूते ही हर चीज टूट जाती थी। जलधारा! हैरी चीखा, लेकिन उसकी छड़ी की नोक से जो पानी की धारा निकली थी, वो फौरन भाप बन गई। भागो! मेल्फॉय ने स्तब्ध गोयल को पकड़ा और उसे घसीटने लगा। क्रैब अब दहशत में दिख रहा था और उन सबसे आगे निकल गया था। हैरी, रॉन और हरमाइनी भागने लगे। आग उनका पीछा कर रही थी। यह सामान्य आग नहीं थी। क्रैब ने जिस शाप का इस्तेमाल किया था उसका हैरी को कोई ज्ञान नहीं था। जब वे एक मोड़ पर मुड़े तो लपटों ने उनका इस तरह पीछा किया जैसे वे जीवित हों, समझ सकती हों और उनकी जान लेने पर आमादा हों। अब आग विभाजित हो रही थी और अग्निजीवों का विशाल समूह उत्पन्न कर रही थी। लपट वाले सांप, सिंह के सिर और सर्प की पूंछ वाले शिमेरा तथा ड्रैगन निकल रहे थे। यह आग सदियों के कचरे को जला रही थी और जलने से पहले सारी चीजें हवा में उड़कर जानवरों के दांत वाले मुंह में जा रही थी। मेल्फॉय, क्रैब और गोयल नजरों से ओझल हो गए। हैरी, रॉन और हरमाइनी एकदम रुक गए। आग के जानवर उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। वे करीब आते जा रहे थे। वे पंजे, सींग और पूंछ हिला रहे थे। उनके चारों तरफ आग ने जैसे एक ठोस दीवार खड़ी कर दी थी। हम क्या कर सकते हैं? हरमाइनी ने आग की कानफोड़ों गर्जना के ऊपर चीखते हुए पूछा। हम क्या कर सकते हैं? यह! हैरी ने टाले के सबसे करीब ढेर से 2 भारी झाड़ुएं उठाई और उनमें से एक रॉन की तरफ उछाल दी, जिसने हरमाइनी को अपने पीछे बिठा लिया। हैरी ने दूसरी झाड़ू पर पैर डाला और जमीन पर पैर मारकर वे हवा में उड़ गए। वे लपट वाले एक शिकारी पक्षी की सींगदार चोट से कुछ फुट दूर से बचे, जिसने उन पर अपना जबड़ा मारा। धुआं और गर्मी अब बहुत बढ़ चुके थे। उनके पीछे शापित आग विद्यार्थियों, हजारों प्रतिबंधित प्रयोगों के परिणामों तथा अनगिनत लोगों के रहस्यों को चाट रही थी जो इस कमरे में छिपे थे। हैरी को कहीं पर भी मेल्फॉय, क्रैब या गोयल का नामो निशान नहीं दिख रहा था। वो उन्हें खोजने की कोशिश में हमलावर अग्निजीवों के ऊपर से जितने पास से उड़ सकता था उड़ा, लेकिन आग के सिवाय कहीं कुछ नहीं दिख रहा था।
मरने का कितना भयंकर तरीका था, वह ऐसा कभी नहीं चाहता था। हैरी, चलो बाहर निकलते हैं, चलो बाहर निकलते हैं, रॉन चिल्लाया। हालांकि काले धुएं के बीच दरवाजा दिखना मुश्किल था। और तभी भयंकर हलचल के बीच, भूखी आग की लपट की गरज के बीच हैरी को एक पतली, करुण मानवीय चीख सुनाई दी। यह बहुत खतरनाक है, रॉन चिल्लाया। लेकिन हैरी हवा में मुड़ा। चश्मे के कारण उसकी आंख को धुएं से थोड़ी राहत मिल रही थी। उसने नीचे आग को देखा और जीवन का कोई चिन्ह, अंग या चेहरा देखने की कोशिश की जो लकड़ी की तरह जला ना हो, और उसे वे दिख गए। मेलफॉय बेहोश गोयल के चारों तरफ बाहें लपेटे था। वह दोनों जली डेस्कों के कमजोर ढेर पर बैठे थे और हैरी ने गोता लगा दिया। मेलफॉय ने उसे आते देखकर एक हाथ उठाया, लेकिन इसे पकड़ते ही हैरी को तत्काल पता चल गया कि इससे कोई फायदा नहीं होना था। गोयल बहुत भारी था और मेलफॉय का हाथ पसीने से लथपथ होने के कारण हैरी के हाथ से फौरन फिसल गया। अगर उनकी खातिर हमारी जान चली जाएगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, हैरी, रॉन की आवाज आई। जब आग उगलता एक बड़ा शिबेरा उन पर हमला करने आया। रॉन और हर्माइनी गोयल को अपनी झाड़ू पर घसीट कर ले आए। उधर हैरी मेलफॉय को बिठाकर उड़ने लगा। दरवाजे तक पहुंचो, मेलफॉय हैरी के कान में चिल्लाया। हैरी उठते काले धुएं के बीच रॉन, हर्माइनी और गोयल के पीछे तेजी से चल दिया। सांस लेना मुश्किल था। लपटों से बच गई कुछ वस्तुएं हवा में उड़ रही थी, जबकि शापित आग द्वारा उत्पन्न जानवर उन्हें जश्न में ऊंचा उड़ा रहे थे। कप और कवच, चमकता हार और एक पुराना रंग उड़ा मुकुट। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम यह क्या कर रहे हो? दरवाजा उस तरफ है, मेलफॉय चिल्लाया। लेकिन हैरी ने एकाएक दिशा बदलकर तेज गोता लगा दिया। चमकता हुआ मुकुट घूम रहा था और अग्नि सर्प के मुंह में धीमी गति में जा रहा था। लेकिन हैरी ने इसे बीच में ही पकड़ लिया और अपनी कलाई के चारों तरफ जकड़ लिया। अग्नि सर्प ने उस पर प्रहार किया, लेकिन तब तक हैरी तेजी से दिशा बदल चुका था। वह ऊपर की तरफ उठा और सीधे उस जगह की तरफ चल दिया जहां उसकी प्रार्थना के अनुरूप दरवाजा खुला हुआ था। रॉन, हर्माइनी और गोयल गायब हो चुके थे। मेलफॉय चीख रहा था और हैरी को इतनी कसकर पकड़े था कि उसे दर्द होने लगा था। फिर धुएं के बीच हैरी को दीवार पर एक आयताकार टुकड़ा दिखा और उसने अपनी झाड़ू उस ओर घुमा दी। कुछ पल बाद साफ हवा उसके फेफड़ों में भर गई और वे बाहर के गलियारे की दीवार से टकरा गए। मेलफॉय झाड़ू से चेहरे के बल गिर कर लेट गया। वह हांफते हुए खांस रहा था। हैरी लुढ़क कर बैठ गया। आवश्यकता कक्ष का दरवाजा गायब हो गया था। रॉन और हर्माइनी बेहोश गोयल के पास फर्श पर हांफते हुए बैठे थे। क्रैब, मेलफॉय ने कहा जैसे ही वो बोलने की स्थिति में आया। क्रैब, वह मर गया, रॉन ने रूखेपन से कहा। हांफने और खांसने की आवाजों के अलावा खामोशी छाई रही। फिर कई तेज धमाकों ने महल को हिलाकर रख दिया। पारदर्शी आकृतियों का एक बड़ा झुंड घोड़ों पर उनके पास से निकला। उन्होंने अपने सिर अपनी बाह के नीचे पकड़ रखे थे, जो खून की प्यास के बारे में चीख रहे थे। सिरकटों के झुंड के गरजने के बाद हैरी ने चारों तरफ देखा। उसके चारों तरफ युद्ध अब भी चल रहा था। भागते भूतों के अलावा भी उसे कई और चीखें सुनाई दे रही थी। उसके अंदर दहशत भरने लगी। जिनी कहाँ है? उसने तीखी आवाज में पूछा। वह यही थी, उसे तो आवश्यकता कक्ष में लौट आना था। ओह, क्या तुम्हें लगता है कि इस आग के बाद भी यह काम करेगा? रॉन ने पूछा, लेकिन वह भी खड़े होकर अपना सीना मलते हुए दाएं बाएं देखने लगा। क्या हम अलग अलग होकर तलाश? नहीं, हरमाइनी भी खड़े होते हुए बोली। मेलफॉय और गोयल गलियारे के फर्श पर लुढ़कते रहे। दोनों ही के पास छड़ी नहीं थी। हमें एक साथ रहना चाहिए। चलो हैरी, तुम्हारी बाह पर क्या है? क्या? ओह हाँ, हैरी ने अपने कलाई से मुकुट को खींचकर ऊपर उठाया। यह अब भी गर्म था और राख से काला था, लेकिन अब उसने मुकुट को गौर से देखा तो उस पर लिखे छोटे शब्द दिखाई दिए। बुद्धि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। मुकुट से डांबर और खून जैसी चीज रिस रही थी। अचानक मुकुट बुरी तरह कांपा और फिर उसके हाथों में ही यह टूट गया। ऐसा होते समय दर्द की बहुत धीमी, बहुत दूर से आती चीख सुनाई दी, जो मैदान या महल से नहीं गूंज रही थी, बल्कि उस चीज में से ही आ रही थी जो अभी अभी उसकी उंगलियों में टुकड़े टुकड़े हो गई थी। यह जरूर शैतानी आग होगी, हरमाइनी ने टूटे टुकड़े को देखते हुए कहा। क्या यह शैतानी आग, शापित आग? यह भी उन चीजों में से ही है जो हॉर्क्रक्सों को नष्ट कर देती है, लेकिन मैं कभी इसका प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करती। यह बहुत खतरनाक है। क्रैब को कैसे पता चला कि इसे कैसे? उसने कैरो भाई बहन से सीखा होगा, हैरी ने कहा। अफसोस कि जब वे इसे रोकने का तरीका बता रहे होंगे तो उसने ध्यान नहीं दिया होगा, रॉन बोला।
जिसके बाल भी हरमाइनी की तरह ही जले हुए थे और चेहरा काला था। अगर उसने हमें मारने की कोशिश नहीं की होती तो मुझे उसकी मौत पर अफसोस होता। लेकिन क्या तुम्हें एहसास नहीं है? हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा। इसका मतलब है अब सिर्फ सांप बचा है। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि गलियारे में लड़ाई की चिल्लाहट और शोर भर गया। हैरी ने चारों तरफ देखा और उसके दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। प्राण पक्षी हॉगवर्ट्स में घुस आए थे। फ्रेड और पर्सी अभी अभी नजर आए थे और वे नकाबपोश लोगों से लड़ रहे थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी मदद के लिए आगे भागे। लाल रोशनी की लपटें हर दिशा में उड़ने लगी। पर्सी से लड़ने वाला आदमी तेजी से पीछे हटा। इस कारण उसका नकाब फिसल गया और उन्हें एक ऊंचा माथा तथा सफेद बाल दिखे। हेलो मंत्री जी। पर्सी गरजा और थिकनेस पर एक अच्छा मंत्र मारा जिससे उसकी छड़ी छूट गई और उसने अपने दुशाले के सामने वाले हिस्से को पकड़ लिया। जाहिर है थिकनेस काफी परेशान था। क्या मैंने आपको बताया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ? तुम मजाक कर रहे हो पर्सी, फ्रेड चिल्लाया जब उससे लड़ प्राण पक्षी 3 अलग अलग स्तब्धीकरण मंत्रों के कारण गिर गया। थिकनेस भी जमीन पर गिर गया और उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे कांटे उगने लगे। वह किसी तरह के समुद्री जानवर में बदलता दिख रहा था। फ्रेड ने खुशी से पर्सी को देखा। तुम मजाक कर रहे हो पर्सी? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें पहले कभी मजाक करते सुना है जब से। तभी हवा में विस्फोट हो गया। हैरी, रॉन, हर्माइनी, फ्रेड और पर्सी एक साथ थे। 2 प्राण पक्षी उनके कदमों के पास लेटे थे जिनमें से एक स्तब्ध था और दूसरे का रूपांतरण कर दिया गया था। बहरहाल जब उन्हें लग रहा था कि फिलहाल खतरा टल गया है, तभी जैसे पूरी दुनिया टूटकर उन पर आ गिरी। हैरी ने खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस किया। वह लकड़ी की उस पतली छड़ी को पूरे ताकत से पकड़े था जो उसका एकमात्र हथियार थी। अपने सिर को बचाने के लिए उसने अपनी बाहें उठा ली थी। उसने अपने साथियों के चिल्लाने की आवाज सुनी। उसे यह पता नहीं था कि उनका क्या हुआ। और फिर दुनिया दर्द व अंधेरे अंधकार में दोबारा प्रकट हुई। वो एक गलियारे के मलबे में आधा दफन था जिस पर भयंकर हमला हुआ था। ठंडी हवा से उसे पता चला कि महल का वह हिस्सा उड़ चुका था। उसके गाल के गर्म चिपचिपे एहसास ने उसे बता दिया था कि उसका काफी खून बह रहा था। फिर उसे एक भयंकर चीख सुनाई दी जिसने उसके दिल को छलनी कर दिया, जिसने ऐसा कष्ट पहुंचाया जो लपट या शाप से नहीं हो सकता था। वो डगमगाते हुए खड़ा हुआ। उसे आज जितना डर लग रहा था उतना पहले कभी नहीं लगा था, शायद पूरी जिंदगी में नहीं। हरबाइनी मलबे में खड़ी होने के लिए जूझ रही थी और लाल बालों वाले 3 आदमी जमीन पर एक साथ थे जहां दीवार में विस्फोट हुआ था। हैरी ने हरमाइनी का हाथ पकड़ लिया जब वे पत्थर और लकड़ी के ऊपर से लड़खड़ाते हुए निकले। नहीं, 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 कोई चिल्ला रहा था। नहीं, फ्रेड नहीं। पर्सी अपने भाई के बेजान शरीर को हिला रहा था। रॉन घुटने टेके पास बैठा था और फ्रेड की आंखें बिना देखे घूर रही थी। उसकी आखिरी हंसी का भूत अब भी उसके चेहरे पर दिख रहा था।